नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। डिबेट का सबसे प्रामाणिक और लोकतांत्रिक शो दंगल में स्वागत है आपका। दिल्ली के दंगल में आज प्रधानमंत्री मोदी फिर आक्रामक दिखे। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में रोहिणी की एक रैली में पहुंचे। आम आदमी पार्टी के सारे कामकाज का आज हिसाब किया। भ्रष्टाचार से लेकर काम करने के तौर तरीके पर संगीन आरोप लगाए। प्रधानमंत्री के बयान पर सफाई देने के लिए केजरीवाल ने भी मोर्चा खोला और अपनी सरकार की पीठ थपथपाई और बीजेपी केंद्र पर पलटवार किया। इस बीच रमेश बिधूड़ी भी अपने दिए विवादित बयान पर सियासी बवाल के बाद ठंडे पड़ गए। आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि उनसे बड़ी गलती हो गई। शाम होते होते उन्होंने प्रियंका गांधी पर दिए बयान के लिए खेद जता दिया। लेकिन दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। केजरीवाल के सामने अपनी सरकार फिर से बनाने की चुनौती है। वहीं बीजेपी को 1998 से सत्ता से दूर होने का मलाल है, जिसे इस बार सत्ता में आकर सत्ता के सूखे को दूर करना चाहती है। वहीं शीला दीक्षित की सत्ता के बाद कांग्रेस भी सत्ता सुख अपने दम पर नहीं ले सकी है। यानी कहीं सत्ता बचाने की चुनौती है तो कहीं सत्ता में आने की बेचैनी है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर दिल्ली के दिल में है क्या दिल्ली की जनता डबल इंजन पर सवार होगी या फिर हाथ को मिलेगा दिल्ली की जनता का साथ, या फिर 5 साल केजरीवाल को फिर देना चाहती है दिल्ली की जनता आशीर्वाद। आज हर पहलुओं पर होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। पीएम मोदी ने यलगार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली में हुंकार भर दी है। रोहिणी के जापानी पार्क में आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सत्ता से विदाई का टिकट काट दिया है। दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे, आपदा। अब दिल्ली विकास की धारा चाहती है और मुझे खुशी है कि दिल्ली का विश्वास भाजपा पर है। इससे पहले पीएम मोदी ने दिल्ली के लोगों को बड़ी सौगात दी। दिल्ली मेट्रो चरण 4 के अंतर्गत जनकपुरी और कृष्णा पार्क के बीच करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत वाले 2.8 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने दिल्ली मेट्रो चरण 4 के 26.5 किलोमीटर लंबे रिठाला कुंडली खंड की आधारशिला भी रखी, जिसकी लागत करीब 6,230 करोड़ रुपए होगी। पीएम मोदी ने साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का भी उद्घाटन किया। दिल्ली में विकास की लकीर खींचने के बाद पीएम मोदी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले चुनावी चैप्टर के पुराने पन्ने खोल दिए। ये झूठा आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उन्हें काम नहीं करने देती, केंद्र सरकार उन्हें पैसे नहीं देती। ये कितने बड़े झूठे हैं, इसका उदाहरण इनका शीश महल है। और साथियों, आपको ये जानकर के पीड़ा होगी, दर्द होगा। अरे पूरे देश के लोग चौंक जाएंगे जब दिल्ली के लोग कोरोना से जूझ रहे थे, जब दिल्ली के लोग ऑक्सीजन और दवाओं के लिए भटक रहे थे, तब इन लोगों का पूरा फोकस अपना शीश महल बनवाने में था। इन भारी भरकम हमले का जवाब देने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद आए। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी लड़ती बहुत है, ये आज के उद्घाटन उन लोगों को जवाब है इस बात का कि आम आदमी पार्टी केवल और केवल दिल्ली के लोगों के लिए काम करती है।
हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए, इतना हम लोगों को तंग परेशान किया, हमारी पार्टी पे अत्याचार किए। हम सब लोग अभी अगस्त सितंबर में जेल से छूट के आए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर हुए अत्याचार को मुद्दा नहीं बनाया। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। चुनावी जंग के बीच पोस्टर भी दिल्ली चुनाव में वार पलटवार का हथियार बन गया है। दिल्ली के दिल में मोदी वाला नया पोस्टर बीजेपी ने जारी किया। फिर पार्टी नेता आरपी सिंह ने भी आपके पोस्टर के जवाब में एक पोस्टर पोस्ट किया। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा कि दिल्ली का दूल्हा कौन। दिल्ली चुनाव में चुनावी स्कोर हासिल करने की रेस के बीच कालकाजी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने बयानों का बम फोड़ दिया। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। सड़कों की बात करते करते बिधूड़ी विवादों के चपेटे में आ गए। कांग्रेस ने बिधूड़ी के बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। बीजेपी वस्तुतः महिला विरोधी है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद और अब कालकाजी दिल्ली में उनके विधायक उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी का प्रियंका गांधी जी के संदर्भ में दिया हुआ बयान न सिर्फ शर्मनाक है, पर उनकी असली कुत्सित महिला विरोधी मानसिकता को दिखाता है। जिस आदमी ने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी हो और उसकी कोई सजा, उसका कोई खामियाजा ना भुगता हो, उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। बवाल बढ़ता देखकर रमेश बिधूड़ी को आखिरकार खेद व्यक्त करना पड़ा। किसी संदर्भ में मेरे दिए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। यानी बयानों और चुनाव प्रचार के स्टाइल को देखें तो सभी अपने अपने हिसाब से सियासी गोटियां बिछा रहे हैं। इससे दिल्ली के चुनाव में घमासान बढ़ने वाला है। आज तक ब्यूरो। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ कर रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता बीजेपी के इस वक्त हमारे साथ हैं, जैस्मीन शाह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ हैं, डॉली शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ हैं और विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में शहजाद आपके साथ करना चाह रही हूं, क्योंकि आज एक बार फिर बयानों के जब तीर चले हैं तो अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर निशाने पर बीजेपी को ले रहे हैं, केंद्र सरकार को ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र की वजह से दिल्ली का विकास रुका है। जवाब। अर्पिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करता हूं कि दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने क्या किया। हालांकि ये चुनाव केंद्र का नहीं है, केंद्र का चुनाव हुआ तो 7 में से 7 सीट दोनों छोटे मियां बड़े मियां के एक होने के बाद भी मिली, पर फिर भी एक अच्छे प्रवक्ता की निशानी होती है कि सवाल के साथ वो न्याय करे। दिल्ली के लिए किए गए काम, 60,000 करोड़ के हाईवे, दिल्ली मुंबई, दिल्ली मीरठ, अमृतसर कटरा, दिल्ली जयपुर, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, मेट्रो की 4th फेज जिसके लिए 13,000 करोड़ लगभग दिए गए, फेम की इलेक्ट्रिक बसेस 400, 8,000 करोड़ हॉस्पिटल्स के लिए, 8,000 करोड़ यमुना जी की सफाई के लिए, 1,000 करोड़ दिल्ली सरकार को जो उसका शेयर बनता है तो एक हिस्सा, 3,000 करोड़ यूनिवर्सिटीज के लिए, 3,700 करोड़ पेंशन के लिए, 72 लाख लोगों को फ्री राशन, नेशनल वॉर मेमोरियल, अंबेडकर मेमोरियल, इस प्रकार के अनेकों प्लेसेस इंक्लूडिंग यशोभूमि और बाकी जो प्रोजेक्ट्स किए गए केंद्र में, भारत मंडपम जैसे, ये हमने दिल्ली के लिए किया है। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि हम इनको काम करने से रोकते हैं। आपको याद होगा कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो आज इसका लोकार्पण किया गया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और मैं कोट कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के जज को, योर 1 year एडवर्टाइजिंग बजट इज मोर देन व्हाट यू आर गिविंग फॉर द प्रोजेक्ट, व्हाई डोंट यू गिव 1,100 करोड़। इस 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में इनका कंट्रीब्यूशन केवल 1,100 करोड़ था, यूपी का 6,500 करोड़ था। 3 बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम आपको रैप कर रहे हैं, आपके
एडवर्टाइजिंग बजट ले लेंगे हम लोग, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। आज आपने देखा है कि इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी है कि कैसे शीश महल पे इन्होंने 3 गुना ज्यादा खर्चा कर दिया। ये 2013 में एफिडेविट देकर आए थे, ये छोटे घर में रहेंगे, वो एफिडेविट आज भी है हमारे पास। पर जब इन्होंने अपने घर में 6 करोड़ की फ्लोरिंग, 1 करोड़ के पर्दे, 20 लाख के टीवी, 20 लाख का टॉयलेट, 20 लाख का जिम, 61 लाख का स्लाइडिंग डोर बिठा दिया, तब कालकाजी में जहां प्रधानमंत्री ने 3000 लोगों को एक मकान दिया था इससे पहले, उसमें पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं की वर्षों तक। ये इनकी काम करने का तरीका। और मैं इनसे लास्ट में पूछना चाहता हूं, क्योंकि समय ज्यादा नहीं खाना चाहता हूं मैं। चलिए हम लोग यहां पर रोकते हैं। पंजाब में तो एलजी नहीं है, बीजेपी नहीं है। 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड और। पंजाब में ना बीजेपी ना एलजी। पंजाब में जन लोकपाल आया है क्या? पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को मिले हैं क्या? पंजाब में नहीं कर सकते। चलिए 2019 में इन्होंने दलितों के लिए एक स्कीम लॉन्च की थी, 100 बच्चे हर वर्ष ये विदेश भेजेंगे। कितने बच्चों को भेजा पूछे इनसे। यमुना की सफाई के लिए 8000 करोड़ केंद्र ने दिए, कितनी साफ हुई यमुना? गाजीपुर लैंडफिल साफ हुआ क्या? पंजाब में सत्ता आ जाएगी तो हम प्रदूषण मुक्त कर देंगे दिल्ली, क्या हुआ? क्या नशा मुक्त पंजाब बनाया? क्या बढ़े हुए बिजली के दाम और पानी के दाम बोल रहे थे हम आने वाली सरकार में माफ करेंगे? अरे अभी सरकार है, करो ना। ठीक है, जैस्मिन शाह। अर्पिता जी, बड़े दुख की बात है कि आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी जब दिल्ली आते हैं और कुछ प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हैं, पहले तो ये प्रोजेक्ट्स दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साथ में, हम सबको पता है कि मेट्रो की फंडिंग आधी आधी दिल्ली सरकार देती है, सेंटर देती है, आरआरटीएस की भी शेड है। खुले आम झूठ बोलते हुए आज पकड़े गए प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या कहते हैं कि ये केवल काम मैंने किया है, केवल भाजपा ने किया है। चलिए, शहजाद पूनावाला झूठ बोलते ही हैं, वो सबको पता है, तो वो ठीक है, वो एक प्रवक्ता है, उनका काम है। शायद उनको बोला जाता है कि जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे आप प्रवक्ता नहीं हो हमारे। देश के प्रधानमंत्री को झूठ बोलना पड़ रहा है कि मैंने दिल्ली के लिए जो काम किया वो इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं है। लेकिन आप ये समझिए कि जो काम उन्होंने 2020 में वादे किए थे, 2020 में पहले कहा था कि 4 लाख झुग्गी वासियों को फ्लैट दे देंगे, बस चुनाव के 1 हफ्ते पहले आके 1700 फ्लैट दे देते और बोलते मैंने अपना काम कर दिया। दूसरी चीज, इतने सारे वादे उन्होंने, दिल्ली देहात, एक दिल्ली का बड़ा समुदाय दिल्ली देहात में रहता है, वहां पे दिल्ली लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में कई सारी चीजें वादे करी थी 2020 में कि हम अच्छा, ये तो सारे केंद्र के इसमें आते हैं कि मैं मालिकाना हक देंगे, कुछ सेक्शंस हैं, धाराएं, वो हम हटा देंगे, लाखों लोगों को उससे राहत होती। 5 साल बीत गए, अपने काम का तो ठिकाना नहीं है, कुछ बोलते नहीं है। लेकिन हाँ, आज भी नॉन स्टॉप जो गाली गलोच है, जो केवल और केवल तीखा टिप्पणी है। सकारात्मक राजनीति, हमने जो काम किया वो बताने की जरूरत नहीं होती है जब प्रधानमंत्री जी आते हैं कि आपने दिल्ली के लोगों के लिए किया क्या इतने 10 सालों में। क्योंकि देखिए, शहजाद ने बता दिया क्या क्या काम हुआ। आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब सारे झूठ है अर्पिता जी, सारे झूठ हैं। कह रहे 8000 करोड़ यमुना में खर्च किए, 1000 करोड़ भी खर्च किया हो तो मैं चैलेंज कर दूं शहजाद को। कितने झूठ बोलते हैं ये लोग। मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी ने खुद आज झूठ बोला, तो शहजाद की तो बात ही छोड़ दीजिए। सर, केंद्र और दिल्ली सरकार ने पिछले 7 सालों में 7000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि तो खर्च की है ना यमुना पर। वो पैसे हो क्या रहे हैं? जनता तो फिर ये सवाल पूछेगी ना सर। 7000 करोड़ सर, बिल्कुल। आप ये कहते हैं उन्होंने पैसे दिए नहीं, वो कह रहे हैं पैसे आए नहीं। अरे पैसे गए कहां? बीच में हवा में खो गए। और यमुना के लिए क्या हो रहा है? पिताजी, दिल्ली में अगर किसी ने काम किया है, आप ये मुझे बताइए कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रूपांतर हुआ है कि नहीं हुआ। आज हमने 22,000 क्लासरूम बनाए हैं। यमुना के सवाल पर स्कूल का जवाब नहीं हो सकता। हमने जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए सर। नहीं, बिल्कुल, आप गिना रहे थे ना, वो पैसे नहीं मिले। वो पैसे कहाँ गए? 7,000। ये तो सर आंकड़े है ना। केंद्र दिल्ली सरकार ने पिछले 7 सालों में 7000 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि खर्च की है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ने सर 4290 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। 23 प्रोजेक्ट पर काम होना था, नहीं हुआ सर काम। किसकी वजह से नहीं हुआ? ना बिल्कुल नहीं, केंद्र की वजह से, आम आदमी पार्टी की वजह से नहीं हो पाया? किसकी वजह से नहीं हो पाया सर? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं। देखिए, जो तमाम हमारे दायरे में जो चीजें आती है उन सब पर हमने काम किया है। शिक्षा हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो। सर, ये पैसे कहां गए? अगर ये आपका दायरा नहीं है तो आप पहले ही हाथ खड़े कर देते, मत दीजिए मुझे पैसे। नहीं, बात ये नहीं मैं यमुना नहीं साफ कर पाऊंगा। वो पैसे लेने के बाद क्यों कहा जाता है कि हम वो काम ही नहीं कर पा रहे, वो हमारे दायरे में नहीं है? फिर वो पैसे कहां गए? पिताजी, गलत बात है। आप शहजाद जब बोल रहे थे आप टोकते नहीं थे। सर, मैं उनसे भी पूछूंगी सर, काउंटर करूंगी ना। देखिए, आप हमेशा ये बात कहते हैं कि जहां जिसकी सरकार हो उसको लेकर वो सवाल होने चाहिए। दिल्ली में तो बीजेपी की सरकार नहीं है ना, आपकी सरकार है, मैं आपसे पूछूंगी। नहीं तो मैं जवाब दे दूं ना। आप सवाल ही पूछते रहेंगी तो मैं जवाब कब दूंगा? दीजिए ना सर, जवाब ही तो चाह रही हूं मैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि यमुना की सफाई पे पिछले 10 साल में, मैं आपको आंकड़े के सहित बताता हूं क्योंकि आपने यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया। 10 साल पहले केवल 350 MGD पानी का सीवेज ट्रीटमेंट दिल्ली में होता था। आज ये बढ़कर
700 एमजीडी हो गया है, 600 एमजीडी हो गया है। कुल दिल्ली का जो सीवेज है वो 800 850 एमजीडी के करीब है। तो कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अगले 1-2 साल में ये भी खत्म हो जाएंगे। हम कहते हैं कि यमुना सफाई का काम अधूरा रहा। मुझे बताइए कि ये लोग 10,000 करोड़ इन्होंने नमामि गंगे में खर्च किए हैं। सभी आरोप प्रत्यारोप तो जनता रोज टीवी पर देख रही है, पोस्टर और रोज देख रही है। मैं चाह रही हूँ थोड़ा समाधान की तरफ समझना चाहें कि कोई काम रुका है अगर जनता का, दिल्ली वासियों का, तो क्यों रुका है? सर मैं ये समझना चाह रही हूँ, इसलिए मैं एक और काउंटर आपसे रखना चाह रही हूँ। सर देखिए, क्योंकि आप आरोप लगा जाएंगे, वो आरोप लगा जाएंगे, डिबेट खत्म हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा उसका ना सर। तो मैं चाह रही हूँ, आपने ये कहा कि बहुत सारी मतलब सुधार हुआ है लेकिन अभी वो काम अधूरा है, हो नहीं पाया, ये आपने कहा यमुना के लिए, ठीक है। मैं जरा 2 साल और लगेंगे, 2 साल और प्लान बन गया है। मैं ये भी कह रहा हूँ, नहीं मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक और चीज कहना चाहता हूँ। यमुना सफाई पे पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा प्लान हम लागू कर रहे हैं। हाँ। 2 साल और चाहिए, 2 साल में ये सारा काम खत्म हो जाएगा। ये बताइए कि आप दिल्ली को लॉ एंड ऑर्डर कब ठीक करेंगे? इसकी कोई समय सीमा आप तय करेंगे कि नहीं? ठीक है सर, मैं लॉ एंड ऑर्डर पर पूछूंगी शहजाद से। अब जरा मुझे ये बताइए, क्योंकि ये भी वादा था कि आपने कहा कि केंद्र अपने वादे पूरे नहीं कर रही, तो मैं जरा आम आदमी पार्टी के वादों पर भी गौर करना चाहूंगी। आपने कहा मैनिफेस्टो उठा लीजिए। मैनिफेस्टो अगर आम आदमी पार्टी का भी देखा जाए तो बहुत सारे काम है जो आपके भी अधूरे हैं। हालांकि हमारे एजेंडा कार्यक्रम में ही अरविंद केजरीवाल खुद गिना गए कि 3 काम हम कौन नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मैं सवाल आपके सामने रखना चाह रही हूं। दिल्ली की सड़कों को यूरोपीय मानकों के अनुरूप बना देंगे, कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, जहां झुग्गी है वहां मकान दे देंगे, साफ पानी पीने का मिलने लग जाएगा। सर ये सारे वादे फिर कब पूरे होंगे? इसके लिए भी कुछ आपने मानक तैयार किए हैं या अभी 6-7 साल, 8-10 साल और लगेंगे? दिल्ली के सड़कों को आपने जो कहा, एजेंडा आज तक में हमने 3 बात अरविंद जी ने कही थी कि दिल्ली के सड़कों का जो काम है, यमुना की सफाई वाला जो काम है, और हर घर 24 घंटे पानी पहुंचाने का काम, ये 3 मुख्य तौर पे काम है जो हाफ वे पहुंच गए हैं। इसको अगले 3 या 4 साल में हम ये भी खत्म कर लेंगे। लेकिन आज जो काम हो गए हैं, आप ये समझिए कि जो काम हो गए, भाजपा 20 राज्यों में उनकी सरकार है। एक सरकार बता दे जहां पे उन्होंने 24 घंटे और मुफ्त बिजली पहुंचाई हो, जहां पे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए हो, जहां पे शानदार मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी हॉस्पिटल बनाए हो, जहां पे हर जगह पे हम नल से पानी हर जगह पे पहुंचा रहे हैं। ये बात समझना चाह रही हूँ, 10 साल पहले ही नहीं होता कामों में ये कह दिया जाता है कि 50-50 का तरीका रहता है, यानी केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है, दिल्ली सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए बहुत सारे काम लॉ एंड ऑर्डर में तो सारी जिम्मेदारी इनकी है ना, इनसे पूछिए। बहुत सारे काम अटके हुए हैं। तो जब ये सारे बात, जब मैं आपको ये अपने ही आपके ही वादों को गिना रही हूँ जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अभी आपको और समय चाहिए, यानी 10 साल आप काम कर चुके हैं जिसमें कहीं कोई रोड़ा केंद्र की तरफ से नहीं है, जो सिर्फ आपको काम करना था, वो काम करने के लिए भी आपको और समय चाहिए ना सर? नहीं, रोड़ा क्यों नहीं था? हाँ। पिछले 2 साल इन्होंने क्या किया? सारे लोगों को जेल में भेज दिया। क्या एक भी गारंटी है ही नहीं ना? ये तो मैं पहले भी कह चुकी हूं, आगे भी आप नेता जेल जा सकते हैं अगर उन्होंने भेजा है, अगर वो पावर रखते हैं तो वो आगे भी कर सकते हैं सर। तो फिर इसके लिए एक आम तौर पर जनता क्या चाहती है, मैं कैसे समझूंगी? मान लीजिए फिर आपके नेता चले गए जेल, तो हम क्या फिर 4 साल के लिए बैठे रहेंगे? अर्पिता जी आप मान के चलिए कि 2 साल इन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि पूरा का पूरा एक्साइज मैटर राजनीतिक द्वेष के कारण हो रहा है, आप तोता और मैना के जैसा सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हो, और फाइनली बेल मिल गई। तो अब ये केस खत्म हो गए हैं, दिल्ली सरकार वापस पूरी स्पीड पे काम कर रही है, और हम ये आश्वासन दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को कि जो चंद काम रह गए, हम नहीं कहते कि सारे काम, बहुत चंद काम रह गए, बाकी सारे काम हमने कर दिए, बाकी जो चंद काम खत्म कर लेंगे। अब इनसे पूछे लॉ एंड ऑर्डर कब ठीक कर देंगे? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या है सर। वो कह रहे हैं दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर कब सही होगी? सवाल का जवाब सब दूंगा अर्पिता जी देखिए, मैं ना चिल्ला रहा हूँ, ना चीख रहा हूँ, ना हड़बड़ा रहा हूँ, मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए बैठा हूँ, और अगर गलती हो जाएगी तो फिर से जवाब देने का कोशिश करूंगा। मुझे बस 20 सेकंड दे दीजिए, एक फैक्ट चेक करना है। उन्होंने कहा कि मैं झूठा हूं। देखिए मैं शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं करता। मैंने जो RRTS के विषय में सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट किया, अर्पिता जी आप बता दीजिए क्या मैंने झूठ कोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बार फटकार लगाई कि इन्होंने पैसे नहीं दिए? मैंने झूठ बोला हो तो मुझे अभी कैस्टिगेट करिए और बोलिए भाजपा झूठी है। मैंने झूठ नहीं बोला। दूसरी बात इन्होंने बोली कि यमुना जी के लिए हम लोग प्रयास करें, 2 साल में साफ कर देंगे। DPCC की रिपोर्ट है कि यमुना जी और भी प्रदूषित हुई, मतलब कि 5 मिलीग्राम पर लीटर का जो प्रिस्क्राइब लिमिट है WHO का, BOD लेवल का, वो 85 mg पर लीटर है। और ये सुनिए, ये है केजरीवाल जी 2014 से 15 से बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। 5 साल खत्म होने से पहले ये हमारा पूरा कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर देंगे। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है
और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है। दिल्ली सरकार की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि यमुना को साफ करने के लिए देखिए, ऐसे मेरे पास 2015, 16, 17, 18, 19, 20 के बयान है आपके भी मंच पे एक बार मैनिफेस्टो पॉइंट्स है। मैं मेरे कह रहा हूँ पास चलिए हम इनको यहाँ पर रोकते ये हैं ना। आपके मैनिफेस्टो पॉइंट्स है। अर्पिता जी, मैं जवाब किसी दे के रहे हैं बीच ना, में नहीं वो एक बोलता। मिनट, अर्पिता जी, मैं किसी के भी बीच में नहीं बोलता। अर्पिता जी, आपका भी सवाल का जवाब देना है, इसलिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मैं अपनी बारी में बोलता हूँ। अर्पिता जी, चलिए हम इनको बहुत प्रताड़ित कर रहे दिल्ली में, ये कहते हैं ना, तो पंजाब में जन लोकपाल, पंजाब में 1000 रुपए प्रति महिला, पंजाब को नशा मुक्त 1 हफ्ते में बनाने का वादा, पंजाब में क्राइम्स और गैंग को खत्म करने का वादा, उसमें किसने रोका? ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे। आरपीजी हमला हुआ मोहाली के हेडक्वार्टर पर, गुरुद्वारा गोल्डन टेम्पल के बाहर गोलियां चली है, जिस प्रकार से सिद्धू मूसेवाला को मारा गया है। अरे भाई, अपने राज्य का बता दो ना। और आज दिल्ली की जब बात हो रही है तो मैं जवाब देने से फिर से अर्पिता जी देखिए, मैं बार बार आपके दर्शकों को 10 सेकंड, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की क्या 10 व्यवस्था है? दिल्ली के वो ये भी कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तौर पे उनके सारे नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। 10 अरे बताइए, दिल्ली की बात कीजिए ना। अर्पिता जी, पर ये तरीका डिबेट का नहीं हो सकता। अर्पिता जी 1 सेकंड। अर्पिता जी, आप तो सबको समान समय देती है और आप किसी को भी नहीं बख्शते अपने सवालों से। तो मुझे लगता है कि जैस्मिन जी की हड़बड़ाहट ना, जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको लग रहा होगा। ठीक है सर, उसमें जवाब दे दीजिए जरा। दिल्ली पर वो कानून व्यवस्था पर सवाल पूछ रहे हैं, उसको जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे अगले मेहमानों के पास जाऊं। मैं बता रहा हूं, मैं उसी पर बता रहा हूं। अर्पिता जी, दिल्ली के कानून व्यवस्था का विषय केंद्र का है, आपने भी माना। इस विषय का मतलब यह है कि यह लोकसभा का चुनाव का विषय था, उसमें तो 7 में से 7 सीट मिली है। मतलब दिल्ली की जनता ने मोहर लगाई है कि केंद्र में कानून व्यवस्था ठीक की है दिल्ली की, इसलिए 7 में से 7 सीट दी है। पर जो दिल्ली के विधानसभा के विषय, इन्होंने कहा था 500 नए स्कूल नाम बताओ, 20 नए हॉस्पिटल के नाम बताओ, 24 नई यूनिवर्सिटी के नाम बताओ, तार मुक्त दिल्ली क्यों नहीं की बताओ, प्रदूषण मुक्त दिल्ली पंजाब के बात करने वाले थे बताओ। आपने जो दिल्ली के विधानसभा में वादे किए थे उसको गिनाओ। लोकसभा में तो चुनाव का वादा था और वादा पूरा जवाब नहीं दे पा रहे दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पे। लॉ एंड ऑर्डर कौन सा विषय है? लॉ एंड ऑर्डर ये हालत है आपकी। चुनाव हो चुके हैं, जवाब नहीं दे पा रहे। आज देश की जनता देख रही है, आप मुंह ये उठा के भाग रहे हो। एक जवाब देने की हालत नहीं है आपकी। दिल्ली की महिला कितनी असुरक्षित है? दिल्ली में रेप इंसिडेंट्स डबल क्यों हो रहे हैं? दिल्ली में डेली एक्सटॉर्शन कॉल, गैंग वॉर्स क्यों हो रहे हैं? इसका जवाब दीजिए अगर आपके पास है। इनपे गहरा असर ठीक है पड़ा सर, जरा मैं और मेहमानों के पास भी चली जाऊँ। हाँ ठीक है सर, वहां पे इलाज करा देंगे इनका। नहीं सर, ऐसे मत बोलिए, किसी पे पर्सनल अटैक नहीं सर। सवाल एक दूसरे पर हर कोई उठा रहा है, लेकिन ऐसे पर्सनल अटैक नहीं करेंगे। नहीं सर, किसी को बैठकर हम यहाँ सर्टिफिकेट नहीं देंगे ना कि कौन की तबियत खराब है, नहीं खराब है। ठीक है सर, प्लीज दोनों लोगों से, जैस्मीन जी और शहजाद जी, दोनों लोगों से है कि ऐसे पर्सनल टिप्पणियां ना कीजिए आप लोग। शीश महल के टोटो टॉयलेट पर बैठने वाले, ठीक है सर, नहीं टोटो टॉयलेट डॉली शर्मा, संडास पर बैठने वाले हमको बता रहे हैं। डॉली शर्मा, आपके सामने तो चुनौतियां और बड़ी हैं, क्योंकि आपके सामने आम आदमी पार्टी का किया हुआ अभी तक का पूरा काम, बीजेपी के अपने दावे और किस तरह वो आक्रामक नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी दिल्ली को लेकर? देखिए अर्पिता जी, सीधी और साफ बात है, जिस तरीके का टकराव आप इनमें देख रहे हैं, यही दिल्ली की जनता 10 साल से देख रही है। कोई कहता है इन्हें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, कोई कहता है कि हम ये नहीं कर पाए क्योंकि केंद्र सरकार ने नहीं किया, और अभी प्रधानमंत्री जी का आपने भाषण सुना, वो ये कह रहे हैं ये लोगों ने नहीं किया, हमने तो दिया। तो इस चूहा बिल्ली की लड़ाई में पिस कौन रहा है? पिस रही है आम जनता। उन्होंने शीला दीक्षित जी का दिल्ली में वो गुड गवर्नेंस का मॉडल देखा है, जहां दिल्ली में अर्बन डेवलपमेंट हुआ, जहां फ्लाईओवर्स का जाल बना, जहां बड़े बड़े कॉमनवेल्थ गेम्स तक होस्ट किए गए, जहां दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कराया। एक बात मुझे ये बताइए, क्या शीला दीक्षित के किए गए काम को ही आगे रखकर कांग्रेस पार्टी चुनाव में उतर रही है, या कोई ऐसा चेहरा दे पा रही है जो दिल्ली की जनता की पसंद हो, या मुख्यमंत्री के तौर पर उसको सामने रखा हो कांग्रेस पार्टी ने? अर्पिता जी, अनइंटरप्टेड मुझे 2 मिनट दीजिएगा, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे आप पूछिएगा, मैं जवाब दूंगी। देखिए, हमारा मॉडल विकास का मॉडल है। हम तेलंगाना की बात हो, कर्नाटक की बात हो, हमने जो जनता को वादे किए वो हमने किया। चाहे महिलाओं की सुरक्षा का फ्री बस का वादा हो, सिलेंडर का वादा हो, चाहे वहां बच्चों की शिक्षा के वादे हो, हमने वो पूरे किए। और इसी तरीके से दिल्ली की जनता ने, वही मैंने शीला दीक्षित जी का नाम लिया कि आज तक भी शीला दीक्षित जी को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि जो दिल्ली को शीला दीक्षित जी ने दिया वो आज तक वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया है। और यही काम मैं आपको बता रही हूँ और सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर इतना काम इन लोगों ने किया है तो दिल्ली में महिलाओं के लिए अपराध के आंकड़े कैसे बढ़ गए? इन्होंने कहा यमुना की सफाई परियोजना फेल कैसे हो गई?
हाँ, एक ही स्कूल पर आप पेंट पुताई करके पूरी दुनिया को दिखाते रहते हैं शिक्षा का मॉडल, लेकिन आज भी बहुत सारे स्कूल दिल्ली में हैं जो जमीनी जो बेसिक सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। अस्पतालों में एडमिट नहीं हो सकते अगर आपके पास सिफारिश नहीं है। हाँ, और रही बात सड़कों की, इनकी, तो अभी स्वाति मालीवाल इन्हीं की पार्टी की सांसद है, जिन्होंने आतिशी जी जो आज की मुख्यमंत्री है उनके बारे में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगातार दिखाया कि देखिए किस तरीके की सड़कें हैं। तो ये जो यहाँ कह रहे हैं, इनकी कथनी और करनी के फर्क साफ पता चलते हैं। और इनकी, मैंने कहा ना, जैसे चूहा बिल्ली की जो लड़ाई रोज होती है, उससे परेशान दिल्ली की जनता है। असल में दिल्ली की जनता कोई काम नहीं हो रहे, नई यूनिवर्सिटीज, नए स्कूल, नए कॉलेज, कुछ नया नहीं है, सिर्फ वही जो शीला दीक्षित जी ने बनाया उसी पर। जल्दी से मुझे बता दीजिए आपकी टीम का कैप्टन कौन है? देखिए, कांग्रेस में हमेशा से हम लगातार जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, जनता के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और जिस तरीके का मैंडेट आएगा वो डिसाइड करेंगे और उसी तरीके से हम काम करेंगे। ठीक है विनोद जी, दिल्ली के लिए आप कौन से ऐसे मुद्दे देखते हैं जो जनता के दिल में घर करेंगे और जनता उनको सोचेगी? क्योंकि जिस तरह बंगला का मुद्दा बीजेपी लगातार उठा रही है, क्या ये वाकई जनता के लिए उतना बड़ा मुद्दा बन पाएगा, या ये जो तूतू मैमे की लड़ाई चल रही है जनता के लिए ये एक बड़ा मुद्दा है? आप कौन से बड़े मुद्दे देखते हैं जिस पर जनता मोहर लगा सकती है? देखिए, दिल्ली का जो चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप पे मैं नहीं जाऊंगा। हर आम आदमी पार्टी के दावे जसमीन शाह अपना करेंगे, शहजाद भाई बीजेपी के दावे करेंगे, डॉली जी कांग्रेस के काम गिनाएंगी, वो राजनीतिक प्रवक्ताओं का काम है। लेकिन दिल्ली का जो चुनाव है इस बार, दरअसल ये चुनाव पिछले दो चुनावों से भिन्न है, 2015 और 2020 के चुनावों से। ये कुछ 1993 जैसा चुनाव है। 1993 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी दिल्ली में, लेकिन तब चुनाव इसलिए मैं कह रहा हूँ ये त्रिकोणात्मक जैसा चुनाव होने जा रहा है। यानी पहली 1993 के बाद अब 3 प्लेयर मैदान में है, ज्यादा मजबूती के साथ थे 2020 में भी, 2015 में भी, लेकिन 2015 और 2020 में सीधे सीधे चुनाव बाइपोलर हो गया था। आम आदमी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इस बार कांग्रेस भी लोकसभा चुनावों के बाद जिस तरह कांग्रेस का रिसर्जेंस हुआ है, वो भी अपनी जमीन तलाश रही है दिल्ली में। और अगर ये त्रिकोणात्मक चुनाव होता है जैसा कि 1993 में हुआ, तो उससे आम आदमी पार्टी के लिए थोड़ा सा चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक है, जो जनाधार है, वो लगभग एक है। 2013 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को पीछे धकेला था, और वो जनाधार जो कांग्रेस का था, जो शीला दीक्षित ने तैयार किया था, कांग्रेस पार्टी का पुराना था, उसको आम आदमी पार्टी ने काफी हद तक लिया, और 2015 में पूरी तरह से उसको अपना वोट बैंक बनाया, अपना जनाधार बनाया। इस बार भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद ये है कि कांग्रेस जितना मजबूती से लड़ेगी, उतना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बंटवारा होगा मतों का, और उसका फायदा भाजपा को मिल सकता है। ये भाजपा का अपना गणित है। आम आदमी गणित को अगर मैं समझूं, एक जल्दी से जरा बताइए, बिना कैप्टन के मैदान में उतरना क्या लगता है, टीम के लिए क्या असर डालता है और मैच पर क्या असर डालता है, वो जरा समझा दीजिए जल्दी से, क्योंकि ये दोनों ही तरफ है, कांग्रेस में भी है और बीजेपी में भी। देखिए, निश्चित रूप से एक चेहरा जब होता है तो चुनाव थोड़ा उसका एक अलग तरह का परसेप्शन बनता है, धारणा बनती है। लेकिन और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बिना चेहरे के मैदान में उतर रहे हैं, मतलब बिना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किए। अब आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा और संदीप जी लड़ रहे हैं चुनाव, क्या इनमें से कोई अपनी अपनी पार्टी का चेहरा होगा, या आतिशी के सामने रमेश बिधूड़ी और वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहते हैं अलका लामा, क्या ये चेहरा हो सकती है? तो एक तरह से दोनों पार्टियों ने आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख दोनों चेहरे हैं, अरविंद केजरीवाल और अक्षय मल्होत्रा जो मुख्यमंत्री है इस समय, उनके सामने अपने मजबूत उम्मीदवार उतार करके ये संदेश दिया है कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, हम घेरेंगे। लेकिन घोषित ना भाजपा ने किया है, ना कांग्रेस ने किया है, ना कांग्रेस ने किया है। मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टी चेहरे, भाई बीजेपी एक बार किरण बेदी को चेहरा बना के चुनाव लड़ चुकी है 2015 में, नतीजा सामने था, चेहरा नहीं चला। इस बार लड़ रही है, उनको लगता है कि ठीक है। सर, रणनीति पे भी जल्दी से मुझे बता दीजिए, आपको रणनीति किसकी भारी लगती है? अरविंद केजरीवाल उम्मीदवारों की घोषणा पहले कर देते हैं, नई नई योजना लेकर आ जाते हैं, कैसे पुजारियों को साधना है, ग्रंथियों को साधना है, महिलाओं को साधना है, ऑटो वालों को साधना है, वो पूरी स्ट्रैटेजी के साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ बीजेपी की स्ट्रैटेजी उस तरीके से उम्मीदवार घोषित करने में भी वक्त लगा, और रमेश बिधूड़ी टाइप के नेता आप ले आते हैं जिनके विवाद के चलते एक बार फिर से हो सकता है वो मुश्किलों में घिर जाएं। तो आप रणनीति किसकी बेहतर देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और वो
उनके यहाँ जो चीजें होती है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है कि वो जल्दी उम्मीदवार घोषित करती रही है, लेकिन दिल्ली में निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी ने पहल की है। उसने सबसे पहले अपने उम्मीदवार घोषित किए और अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इस्तीफा देके और आक्षी को जब मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद लगातार वो दिल्ली की सड़कों, दिल्ली की गलियों और दिल्ली के मोहल्लों में घूमते रहे और उन्होंने अपना जनसंपर्क तेज किया। तो रणनीति की दृष्टि से अगर आप कहें तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से थोड़ा सा आगे है। ठीक है शहजाद, अपना जवाब भी दीजिएगा और फिर मेरा एक सवाल इस पर यह भी है कि बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है? जी अर्पिता जी, आपने देखा होगा, मैं आपके और विनोद जी की जो टिप्पणी है इन दोनों को क्लब करते हुए पहले इसका ही जवाब दे देता हूं, फिर बाकी की अपनी टिप्पणियां करता हूं। देखिए, विनोद जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है और उनको पता है कि जिस राज्य में भाजपा की कोई सरकार मौजूदा नहीं रहती है वहां पर हम कभी भी चेहरा घोषित नहीं करते। एकाध कोई अपवाद होगा तो एक अलग विषय, ज्यादातर अगर आप देखेंगे ओडिशा में हमारी सरकार बनी, प्रचंड बहुमत से बनी, पर कोई चेहरा घोषित नहीं था। छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनी, प्रचंड बहुमत से बनी, सरकार चेहरा घोषित नहीं था। इनफैक्ट कई जगहों पर तो जहां सरकार रही है वहां पर भी अलायंसेस की वजह से हमने चेहरा घोषित नहीं किया है। बिहार में किया है, अब ऑलरेडी कह दिया नीतीश जी के। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी, जहां पे सरकार नहीं होती है वहां पे हम नहीं करते। हम सारे लोग साथ में मिलते हैं, लड़ते हैं और फिर विधायक चुनने के बाद। पर विनोद जी का मैं पैर छूता हूं कि उन्होंने इतना आश्वासन दिखाया है कि भाजपा की ही सरकार बनने वाली है, तो इनको ना कांग्रेस के मुख्यमंत्री में ना अरविंद केजरीवाल में इंटरेस्ट है। उनको पता भी है अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन भी नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल पर तो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन 3 में कि भाई चीफ मिनिस्टर ऑफिस नहीं जाना है, कंडीशन 4 में कि सेक्रेटेरिएट नहीं जाना है और कंडीशन 5 में कि कोई फाइल साइन नहीं करनी है। एनीवे वो छोड़ देते हैं, मैं दूसरी बातों पे आना चाहता हूं। देखिए, डॉली जी ने कहा कि 10 साल से दिल्ली त्रस्त है दोनों की वजह से। ये डॉली जी, आपको 2024 जून में याद नहीं आया था? चुनाव तो एक साथ छोटे मियां बड़े मियां लड़ रहे थे, तब तो हाथ में हाथ मिला के इलू इलू कर रहे थे, हम साथ साथ है कि गाने गा रहे थे। और फिर अब हो गया हम आपके हैं कौन। अरे और इतना ही खराब है आम आदमी पार्टी तो उनको निकालिए ना इंडिया अलायंस से। काहे इंडिया अलायंस में उनके साथ बैठे हैं? ये समझ में नहीं आता इनका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है पिताजी। इनका कॉम्प्लिकेटेड है बड़ा मामला। मतलब 2 महीने बाद फिर से एक हो जाएंगे और बोल रहे विकास का काम क्या। हिमाचल में 1500 कितनी महिलाओं को मिला, 300 यूनिट कितने लोगों को दिया, 1 लाख सरकारी जॉब दे दिए क्या? बस फेयर की बात कर रही हैं आप, बस फेयर 15% से बढ़ा है और मंत्री बोल रहा है कि मटन 500 का खाते तो बस फेयर भी दे दो, दूध बिजली पानी सबके दाम बढ़ा दिए कर्नाटका में। जहां कांग्रेस आई वहां लूट और बर्बादी लेकर आई और यही चीज जो है वो आम आदमी पार्टी ने अपनाई। आखिरी बात मैं आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं क्योंकि सरकार उनकी है। सरकार में मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आपने कमिटमेंट दिया था 20 नए अस्पताल, वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल का सब जगह आप लोग डिंडोरा पीटते हैं ना। 20 नए हॉस्पिटल के नाम बता दो। 2019 में दलितों के लिए स्कीम शुरू की थी कि 100 बच्चों को अब्रॉड भेजेंगे शिक्षा के लिए, कितने बच्चों को भेजा? जैस्मिन शाह जी स्पेसिफिक जवाब दीजिए। जैस्मिन जी। अर्पिता जी, बीजेपी की दिल्ली में यही हालात है कि ना दूल्हा है ना बाराती है। दूल्हा इनका चीफ मिनिस्टर चेहरा तो ये घोषित नहीं करेंगे। लास्ट टाइम किया था किरण बेदी जी को तो पता चल गया कि अंदर ही इतने गुट बन गए कि फिर ये लोग बुरी तरह से हारे। अब इनको तो उम्मीदवार, आपने पूछा कि इतनी देरी क्यों कर रहे हैं ये लोग अपने उम्मीदवार घोषित करने की, कोई लेने के लिए ही तैयार नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका नाम तो पहली लिस्ट में होना चाहिए। सुनने में आ रहा है कि नहीं, वो तो लड़ना ही नहीं चाहते हैं, वो अपनी जमानत नहीं जब्त करना चाहते हैं। और जब बात आती है दिल्ली के कामों की, मुझे ये बताइए अर्पिता जी कि अगर भाजपा चाहती है कि दिल्ली के ऊपर राज करे तो अब तक वो अपना एजेंडा जाहिर क्यों नहीं कर रही है? केवल अरविंद केजरीवाल हैं जो आज महिलाओं के लिए घोषणाएं कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए हम कह रहे हैं कि 60 से ऊपर जो भी बुजुर्ग है दिल्ली को उनको मुफ्त इलाज देंगे, प्राइवेट हो या सरकारी, और नो अपर कैप इन द इनकम लिमिट। लेकिन ये कुछ बोलते नहीं है। युवाओं के लिए हम क्या करेंगे, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के लिए क्या कहेंगे, महिलाओं के लिए हम 2100 रुपए देंगे। हाँ, इनके उम्मीदवार 1100 रुपए कैश जरूर बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई साहब आप वोट हमें दे दीजिएगा, चुनाव के बाद देखा जाएगा, चुनाव में हम कोई घोषणाएं नहीं करेंगे। सुबह से शाम केवल अरविंद केजरीवाल जी को गाली देंगे, अपने काम के बारे में ना बोलेंगे क्या किया है, आने 10 साल में क्या करेंगे वो भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, शहजाद आ रही हूँ मैं, जरा डॉली जी से एक रिएक्शन ले लूं। हाँ, 10 सेकंड का रिवर्स। सर मैं आ रही हूँ, बस आ रही हूँ, डॉली जी से एक रिएक्शन ले लूं। हाँ अर्पिता जी, अभी यहाँ शहजाद पूनावाला बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। कांग्रेस तो जो कहती है वो करती है, शहजाद पूनावाला के झूठ की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी, मैं लेकर बैठी हूँ। ये यहाँ पर लिखा है, लड़की बहन स्कीम लिस्ट टू बी ट्रिम्ड इन महाराष्ट्र। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्क्रूटनाइज द लिस्ट ऑफ 2.63 करोड़ बेनिफिशरीज ऑफ मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना एंड ड्रॉप दीज दोज गेटिंग बेनिफिट्स अंडर द वेलफेयर स्कीम्स। ये आज का पेपर है, आज का न्यूज़पेपर है महाराष्ट्र का। तो ये बताएंगे कि ये क्या करते हैं, कहते हैं सिलेंडर देंगे 450 का। बताइए कितनी महिलाओं को राजस्थान में मिल रहा है,
ये मैंने आपको महाराष्ट्र का अभी जुम्मा 4 दिन पहले शहजाद। महाराष्ट्र का रिजल्ट आया है। ठीक तो है। रिजल्ट से पहले कुछ और, रिजल्ट के बाद कुछ और, यही भाजपा का चाल चरण ठीक है शहजाद। चेहरा है। जैस्मिन तो और यही फिर डॉली दोनों के है। सवालों का जवाब देता हूं। जैस्मिन, डॉली जी ज्यादा आम आदमी पार्टी को गाली मत दीजिए। 2 महीने बाद फिर से निकाह, मतलब राजनीतिक निकाह करना पड़ेगा, फिर वो 3 तलाक अभी मत दे तो दीजिए। आपकी सुन लीजिए। असलियत बताई। ठीक है, मैं हाँ, कह रहा ठीक हूं है, कि- ठीक है। नहीं, हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ आप नहीं बोले, मुझे पता है आप भाजपा को ही हमला करेंगे, आम आदमी पार्टी को कहां हमला करेंगे आप तो साथ में वैसे भी है, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, छोटा रिचार्ज बड़ा रिचार्ज। एनीवेज अब सुन लीजिए बात, मेरी पूरी बात होने दीजिए। जैस्मिन का पहला सवाल, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की चिंता छोड़ दो। मान्यवर, आपकी सिटिंग मुख्यमंत्री है जिसको आप रिपीट नहीं करना चाह रहे हो एज अ मुख्यमंत्री चेहरा, और आप बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने रोड मैप दे दिया है, घोषणा कर रहे। अरे सरकार है मान्यवर, इलेक्शन कमीशन ने एमसीसी लागू नहीं किया है, घोषणा क्यों कर रहे हो? लागू करो ना। बढ़े हुए बिजली के दाम, बढ़े हुए पानी के दाम माफ कर देंगे। मैं जैस्मिन चुनौती देता हूं आपको, अभी माफ कीजिए। क्या रोक रहा है आपको अभी माफ करने के लिए? आपकी सरकार है, फुल फ्लेजेड सरकार है। आने वाली सरकार का इंतजार क्यों? अभी कीजिए। 1000 रुपीज पर महिला को देंगे, अभी दीजिए। ग्रंथी पुजारी को देंगे, अभी दीजिए। हमने तो मध्य प्रदेश में दिया है, हमने उत्तर प्रदेश में दिया है, आंध्र में हम दे रहे हैं, बताइए अभी क्यों नहीं दे रहे? मतलब हम घोषणा करें और पंजाब में जाते हैं ना, दे रहे हैं, महिला आ रही है तो बोल रहे हैं ये पंजाब की 18,000 रुपए दे रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में सुन लो, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। मान्यवर, आपकी तरह नहीं है कि इमामों की जेब भरी और अब ग्रंथी याद आ गए, अब पुजारी याद है। आपकी तरह नहीं है कि 5 साल इमामों के आगे पीछे नाचे और अब पुजारी याद आए। 5 साल क्यों नहीं याद है आपको पुजारी? 5 साल क्यों नहीं याद है? 5 साल पुजारी कहाँ गए आपके? 5 साल ग्रंथी कहाँ गए? ठीक है, नहीं, मेरा एक सवाल, क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ, एक और टॉपिक जो कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ठीक है, मैं तू मैं थोड़ा खत्म करते हुए इस मुद्दे पर मैं शहजाद आपसे जवाब चाहती हूँ। महिलाओं का जिक्र हो गया, उनको सम्मान देने की बात हो रही है, लेकिन आपके ही नेता किस तरह से बयान दे रहे हैं प्रियंका गांधी को लेकर, उस पर जरा 2 शब्द बोलेंगे आप? 2 नहीं 5 शब्द बोलूंगा। रमेश बिधूड़ी जी के बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता और मुझे खुशी है कि रमेश बिधूड़ी जी ने स्वयं बिना किसी के बोले जाने पर अपने ही मन से उन्होंने ट्वीट करके खेद प्रकट किया है। पर मैं पूछना चाहता हूं, अभी इरफान अंसारी का बयान है कि उसने कहा था कंगना की गालों से अच्छे सड़क बना देंगे, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। और नरेश बालियान, इनका भी बयान है कि उन्होंने कहा था कि हेमा मालिनी की गालों की तरह फर्स्ट क्लास हो जाएगा, के गालों जैसे रोड बना। नरेश बालियान और इरफान अंसारी दोनों को इन्होंने न केवल टिकट दिया, इरफान अंसारी को मंत्री भी बनाया। ये स्वाति मालीवाल को पीटने वाली पार्टी हमको बोलेगी? ये पार्टी जो उनके एक विधायक ने अपनी बीवी पर कुत्ता छोड़ दिया था, ये हमको बोलेगी? और दूसरी पार्टी वो है जो शांति धारीवाल को जो टिकट देती है कि महिलाओं का रेप होता है क्योंकि वहां पर मर्दों का प्रदेश है। मैंने तो बोला कि उन्होंने खेद प्रकट किया। इनसे पूछे मतलब आप कुछ भी बोल दीजिए, उसके बाद खेद प्रकट करिए। इरफान अंसारी को मंत्री क्यों बनाया? इनसे पूछे नरेश बालियान को क्यों बनाया? जी कुछ भी बयान दे दीजिए शहजाद, उसके बाद खेद जता दीजिए, उसकी सराहना होनी चाहिए क्या? जी सुनो, बिल्कुल नहीं अर्पिता जी, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं मेरी पार्टी का, मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल रहा हूं। दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये पहली बार नहीं है ना सर वो ऐसे बयान दे रहे हो। इससे पहले जिस तरह उन्होंने संसद में बयान दिया था सर, उसके बाद तो नाराजगी भी थी। वो अलग बात है कि राजस्थान में उनको एक क्षेत्र के लिए प्रभारी बना दिया गया, ये दिख रहा था कि नाराजगी है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी या कैसे मुझे पूरा बयान देने दीजिए, सही हो गई कि उनको उम्मीदवार बनाना? अर्पिता जी आप जवाब भी सुन लीजिए, अब मेरा जवाब पूरा सुन लीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं पूरा जवाब देने के लिए तैयार हूं, मैं भाग नहीं रहा हूं, मुझे सिर्फ जवाब देने का अवसर दीजिए। रमेश बिधूड़ी जी का जो बयान है, मैं अधिकृत राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में उसका खंडन कर रहा हूं। उनके ऊपर पहले भी अपने एक विवादित बयान पर कार्रवाई भी हुई थी। पर मैं पूछना चाहता हूं कि नरेश यादव कुरान फाड़ते हुए कन्विक्ट हुए, इनके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? टिकट दिया इन्होंने। और दूसरा मैं पूछ रहा हूं, रणदीप सुरजेवाला ने बोला सांसद चाटने के लिए बनते हैं हेमा मालिनी की तरह। अब मैं बोल रहा हूं कि डॉली शर्मा की हिम्मत है तो खंडन करे रणदीप सुरजेवाला के बयान का, खंडन करे शांति धारीवाल के बयान का, खंडन करे इरफान अंसारी को मंत्री क्यों बनाया है, खंडन करे नरेश बालियान को क्यों टिकट दिया, क्यों उनको आगे बढ़ाने का काम किया। मैं तो कर रहा हूं, मेरी पार्टी का कल्चर ही अलग है। इन लोगों ने लाल सिंह को बुलाकर टिकट दिया जो बलात्कारियों का समर्थक था, हमने उसको निकाला था पार्टी से, याद नहीं अर्पिता जी?
इन्होंने तो शारदा राठौड़ ने आरोप लगाए थे चमड़ी दमड़ी पर टिकट बिकता है, उसको ही बाहर निकाल दिया पार्टी से। ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बोलेंगे? स्वाति मालीवाल के विभव कुमार को उनका दामाद बनाकर घूम रहे थे ये लोग। कम से कम वो एक प्रवक्ता के तौर पर खंडन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके बयान का वो खंडन करते हैं। आप करती हैं अपने पार्टी के नेताओं के बयानों का खंडन? मैं बोलना चाहूंगी अर्पिता जी, कोई भी नेता किसी भी पार्टी का किसी भी महिला के ऊपर टिप्पणी करता है वो निंदनीय है। कोई नहीं, रणदीप सुरजेवाला आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते मैं ये कह रही हूँ। और दूसरी बात, कुछ भी कह लीजिए, तेरा तो लालू जी के साथ गठबंधन में काहे हैं? नहीं कर सकते। जो प्रियंका गांधी जी के बारे में बोला है रमेश बिधूड़ी जी ने, वो उनकी लगातार पहले भी उन्होंने जो बयान किए वो। अच्छा, और प्रियंका जी कहाँ थी जब स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई? प्रियंका जी कहाँ थी जब आरजी कर मामला हुआ? प्रियंका जी कहाँ है जब अन्ना यूनिवर्सिटी में बलात्कार हुआ? कर रहे हैं कि तू कहाँ है गलत प्रियंका है, जी? मैं गलत हूं, और ठीक है, कुछ भी कौन बोलेंगे। जस्टिफाई कर रहा है? आप कर रहे हैं। अदरवाइज प्रियंका जी अन्ना यूनिवर्सिटी के बलात्कार के मामले में कहाँ है? एक शब्द बोला प्रियंका जी ने, एक शब्द स्वाति मालीवाल के लिए बोला, प्रियंका जी ने एक शब्द आरजी कर में बोला, प्रियंका जी ने एक शब्द शांति धारीवाल के खिलाफ बोला, प्रियंका जी ने एक शब्द इरफान अंसारी पर बोला, प्रियंका जी ने एक शब्द बोला क्या नरेश बालियान पर? किस तरीके की बातें कर रहे हैं आप? मैं खंडन करती हूँ और मेरी पार्टी हमेशा महिलाओं का साथ देती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी का कल्चर है ये कि हम महिलाओं का साथ देते हैं, महिलाओं को दिया लाल सिंह को। लाल सिंह को टिकट क्यों दिया? लाल सिंह को टिकट क्यों दिया? आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? लाल सिंह को टिकट क्यों दिया? कुछ भी बोलेंगे रमेश। लाल सिंह को टिकट क्यों दिया? डॉली शर्मा लाल सिंह को टिकट क्यों दिया, ये बताओ। लाल सिंह को टिकट क्यों दिया? एक मिनट, अगर हम सुप्रिया श्रीनेत जाएंगे मंडी कि का रेट कितने बयान दिए तो ऐसे बहुत लंबे बयान है। और ये जैस्मिन से पूछे विभव पे क्या तमाम कार्रवाई? राजनीतिक नेताओं के कि उनकी मानसिकता महिलाओं को लेकर है क्या? अगर अभी मैं पढ़ने पर आ जाऊं तो ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना आम आदमी पार्टी कोई बचता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आएगा। सबके नेता इसी तरह बयान देते हैं। लेकिन ये बात होती है कि आपकी मानसिकता क्या है। ये बात सवाल उठती है कि आखिरकार मानसिकता क्या है? क्या जब अपने नेता बोले तो सिर्फ ये कह देना कि उन्होंने माफी मांग ली है, सब ठीक है, तो दूसरे के लिए भी फिर उसी तरह की रणनीति होनी चाहिए? ये भी एक जबरदस्त चीज है। लेकिन विनोद अग्निहोत्री जी, मैं एक छोटा सा कमेंट इस पर आपका चाहूंगी। महिलाओं के सम्मान के लिए आप पैसे की बात करते हैं कि हम 1000 रुपए देंगे, हम 2100 रुपए देंगे, वहीं पर महिलाओं को लेकर किस तरह के बयान देते हैं? क्या सोच महिलाओं के लिए है? क्या ये सारे मुद्दे असर करते हैं चुनावों में? देखिए अर्पिता जी, राजनीतिक दल के रूप में तो महिलाओं का सम्मान करने की बात करते हैं और अपनी योजनाओं की घोषणा भी करते हैं, लेकिन उनके नेता, उनकी मानसिकता अभी भी महिलाओं के प्रति वही मध्यकालीन मानसिकता है जो निंदनीय है। वो किसी भी पार्टी, मैं उस फहरिस्त में नहीं जाऊंगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। अब लाल सिंह का उदाहरण जैसे शहजाद भाई दे रहे थे, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया, लेकिन लाल सिंह ने जब बलात्कारियों को समर्थन किया था वो किस पार्टी में थे, ये भी प्रश्न उठेगा। तो इसलिए जो है इस मामले में हमाम में सभी बेपर्दा हैं। मैं कह रहा हूं कोई पार्टी जो और नेतृत्व जो कार्रवाई नहीं करता, चाहे वो सुरजेवाला का बयान हो, चाहे रमेश बिधूड़ी का बयान हो। रमेश बिधूड़ी के बयान पर जो है खेत तो प्रकट कर लिया, अच्छी बात हो, खेत प्रकट कर लिया, क्यों चुनाव का माहौल है। अगर चुनाव नहीं होता तो शायद खेत भी प्रकट नहीं करते। तो राजनीतिक दलों के नेतृत्व का जो दोहरा रवैया है, तो दोहरा मानदंड है कि जब उनका कोई नेता बोले तो खामोशी, दूसरे दल का नेता बोले तो उसके खिलाफ मोर्चाबंदी। इसी वजह से राजनीति में महिलाओं को लेकर के तमाम अपमानजनक और शर्मनाक बयान आते रहते हैं नेताओं के, और उन पर लगाम नहीं रख रही है। इस पर महिलाओं को स्वयं सोचना चाहिए। वो किसी भी दल, किसी भी नेता को लेकर के, चाहे किसी भी दल का हो, अगर महिलाओं के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी होती है तो सामूहिक स्वर से महिलाओं को कम से कम विरोध करना चाहिए। रमेश बिधूड़ी को लेकर क्या मजबूरी ऐसी नजर आती है? उनका वो तो एक बार अभी चर्चा में नहीं आया ना, इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था, खबर आई पार्टी में अंदर उनके ऊपर कार्रवाई की बात या उन पर नाराजगी भी थी और जिस तरह उनके खिलाफ एक्शन भी, लेकिन अब फिर उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। ये स्वर क्यों बदले? क्या ऐसी मजबूरी थी? क्या लगता है? रमेश बिधूड़ी नहीं, जो नेता इस तरह के हैं वो कहीं ना कहीं पार्टियों के लिए शायद चुनाव जिताऊ नेता होते हैं। उनको ये माना जाता है कि चुनाव वो जिताने वाले हैं, तो इसलिए पार्टियां उनके बयानों को, उनकी कार्रवाइयों को अनदेखा करती हैं। और यही वजह है, आप देखिए रमेश बिधूड़ी का बयान हो गया, अभी सुरजेवाला ने जिक्र किया शहजाद भाई ने, या ब्रजभूषण सिंह का इतना बड़ा मुद्दा था, या नरेश यादव का मुद्दा, जो नाम लिए, ये चूंकि पार्टियों के इरफान अंसारी हो गए, ये नेता जो है ये पार्टियों को चुनाव जिताने की ताकत रखते हैं, इसलिए पार्टियां इनको
इनके बयानों को, इनकी कार्यवाहियों को, इनके कृत्यों को अनदेखा करती हैं। ये एक बड़ी वजह है। जब तक इस मामले में पार्टियों के नेतृत्व एकजुट होकर ये नोट जीरो टॉलरेंस की नीति नहीं अपनाएंगे, तब तक महिलाओं के खिलाफ इस तरह की शर्मनाक टिप्पणियां और अपमानजनक बयान आते रहेंगे, क्योंकि उन नेताओं की जो भी लेते हैं उनकी मानसिकता ही महिलाओं के खिलाफ मध्ययुगीन मानसिकता है। ठीक है शहजाद, जरा इस पर जवाब दीजिएगा कि क्या कोई कार्रवाई भी होगी, उनको उम्मीदवार बनाया गया है, क्या ये बैकफायर कर जाएगा, इस पर जवाब। लेकिन मैं एक चीज और बीजेपी के लिहाज से क्योंकि समझना चाह रही हूँ, इसको वाकई अगर चुनाव फिर से जोड़कर देखें, यहाँ आम आदमी पार्टी की रणनीति बहुत साफ दिख रही है। वो चाहे महिलाओं को खुश करना हो, बुजुर्गों को खुश करना हो, ऑटो वालों को खुश करना हो, वो हर एक दांव लगातार चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी सिर्फ वार कर रही है। चाहे उनके बंगले का मुद्दा बार बार उठाया जाता है, आपको लगता है कि ये बंगला का मुद्दा या ये जो 2-4 आरोप और प्रत्यारोप, भ्रष्टाचार का मुद्दा, ये इतने बड़े मुद्दे हैं जिनके बेहाव पर आप चुनाव जीत सकते हैं? दोनों सवालों का जवाब देता हूं त्वरित, क्योंकि समय भी समाप्त होता जा रहा है। देखिए, हमारे में और बाकियों में एक सैद्धांतिक अंतर देखिए, और बड़ी ईमानदारी से बात रखता हूं, संवेदनशील मुद्दा है। लाल सिंह पर जब यह आरोप लगा कि उसने समर्थन किया था एक बलात्कारी का, हमने उनको मंत्री पद से हटाया, पार्टी से हटाया, कांग्रेस ने बुलाकर टिकट दिया। इरफान अंसारी, नरेश बलियान ने यही बयान दिया है जो रमेश बिधूड़ी ने दिया है। रमेश बिधूड़ी ने खेद प्रकट की, इन दोनों ने कुछ नहीं किया, इनको टिकट दिया गया, मंत्री पद दिया गया। और शांति और स्वाति मालीवाल को पीटने वाले विभव कुमार के सामने तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की कि इसके सिर में पावर चला गया है, अरविंद केजरीवाल उनके साथ है। पर अब मैं आता हूं आपके स्ट्रेटेजी वाले विषय पे। देखिए, ऐसा है, हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि हम दिल्ली के करोड़ों लोग, जनता जो है, उनके साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने ये नारा तय किया है कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, और आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। यही हमारा स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी को हम अपना रहे हैं। ये दिल्ली वासियों को तय करना है कि बदलना है, या जिनका अभी तक कार्यकाल था वही उनको पसंद और सराखों पर बैठाएंगे। तो फैसला जनता का है, और जनता दरबार में अभी तमाम नेता पहुंच भी रहे हैं, लेकिन किसकी अरदास सुनी जाएगी ये भी देखना दिलचस्प है।